नमस्कार दोस्तों। हम एसएससी जीडी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जो कि जीके और जीएस से हैं। हम लोग 2 सेट कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम आज तीसरा करने वाले हैं। तो इस सेट में काफ़ी ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमें सीधे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलो देखते हैं अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 3। इसमें अपना पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुक्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है। समान न्याय से मतलब क्या है? सभी को समान प्रकार से न्याय, तो समान न्याय और मुक्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है। तो हमारा कौन सा कानून है? ऑप्शन है 32A, 39A, 48A और 43A। तो हमारा 39A जो कानून है वो क्या करता है? वो नागरिकों के लिए समान न्याय और मुक्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है। इसके अंतर्गत सभी लोगों को समान न्याय से रिलेटेड क्या है? इसमें समान रूप से आय मिलेगी, मतलब समान रूप से अगर कार्य करेगा तो समान रूप से पैसा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा अगर मतलब बच्चे तो काम भी नहीं करते, 18+ है, कोई उम्र में कम है, वो अगर काम करेगा तो उसको भी बराबर पैसा मिलेगा, और जो 50+ अगर काम कर रहा है, 40+ काम कर रहा है तो उसको भी इसके अंतर्गत बराबर पैसा मिलेगा। ये क्या है? 39A जो है वो नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। 39A किसके अंतर्गत आता है? नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत ये आता है। तो 39A का काम क्या है? समान न्याय और मुक्त कानूनी सहायता। अगला क्वेश्चन है हमारा, फीफा विश्व कप, फीफा वर्ल्ड कप जो है 2026 कहाँ आयोजित होने वाला है? इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन हमें देखने मिलते हैं। फीफा वर्ल्ड कप हुआ, इंडियन वर्ल्ड कप हुआ, क्रिकेट है क्रिकेट वर्ल्ड कप, उससे काफी क्वेश्चन आते हैं। तो फीफा वर्ल्ड कप 2026 जो है वो कहाँ आयोजित होने वाला है? वो होने वाला है अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको। वर्ल्ड कप जो है ये फीफा वर्ल्ड कप, ये किससे रिलेटेड होता है? ये फुटबॉल से रिलेटेड होता है। और हमारा 2022 जो है फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो है वो कहाँ पे हुआ था? वो हुआ था कतर के द्वारा हुआ था। तो इसका ऑफिस कहाँ पे है? तो इसका ऑफिस है स्विट्जरलैंड में। मतलब फीफा वर्ल्ड कप जो है इसका जो हेड ऑफिस जो है कहाँ से होता है? ये होता है स्विट्जरलैंड से। पूरा काम इसका कहाँ से होता है? इसका हेड ऑफिस कहाँ है? इसका हेड ऑफिस स्विट्जरलैंड में। और इसकी शुरुआत कब से हुई फीफा वर्ल्ड कप की? तो 1904 से फीफा वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मार्शल आर्ट पंजाब और पश्चिम बंगाल राज्य में प्रचलित है? मार्शल आर्ट मतलब कोई भी खेल जो कि थोड़ा सा लड़ाई वड़ाई से रिलेटेड है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मार्शल आर्ट के अंतर्गत आ जाता है। तो पंजाब और पश्चिम बंगाल में कौन सा मार्शल आर्ट चलता है? ऑप्शन है हमारे पास लाठी, या फिर मर्दानी खेल, या फिर कलरीपायट, या फिर थांगता। तो जो पंजाब में क्या चलता है? पंजाब में हम देखते हैं कि ज्यादातर क्या है? किसान है। किसान क्या लेके चलते हैं? तो किसान अपने साथ एक लठ लेके चलते हैं, एक डंडा लेके चलते हैं। तो लाठी लाठी मार्शल आर्ट या स्टिक, इसको इंग्लिश में हम बोले तो स्टिक मार्शल आर्ट जो है ना कहाँ पे चलती है? पंजाब और पश्चिम बंगाल में ये बहुत ज्यादा प्रचलित है। और जो लाठी मार्शल आर्ट जो है ना वो कहाँ पे है? ये मोस्टली अभी भी अगर हम देखें तो गांव में ये खेल बहुत ज्यादा प्रचलित है। हम देखते हैं कि कई त्योहारों पे गांव में लोग क्या करते हैं? लाठी चलाते हैं, और एक प्रदर्शन, एक खेल ये पारंपरिक गांव में चलते आ रहा है। तो जो आधिकारिक रूप से कहाँ पे है? ये पंजाब और पश्चिम बंगाल राज्य में लाठी जो है ना खेल या मार्शल आर्ट ये प्रचलित है। हम देख पा रहे हैं इसमें लोग लाठी लेके आपस में ऐसे लड़ाई करते हैं, खेल के तौर पे इसे हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन किस राज्य में स्थित है? अब ऊंचाई से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, तो ऊंचाई तो क्या है भाई? पहाड़ों पे ही होगा कहीं। ऊंचाई पे अगर क्वेश्चन होगा तो पहाड़ों पे ही होगा, अगर ऊंचाई पे स्टेशन है। तो ऊंचाई पे हम देखें तो कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, या फिर जम्मू कश्मीर। तो जो सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन जो है वो कहाँ पे है? वो है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में भी अगर हम देखें तो कहाँ पे है? ये है
दार्जिलिंग की हिमालयन पहाड़ी, दार्जिलिंग की जो हिमालयन पहाड़ी है उस पे एक स्टेशन है, यहाँ आप देख पा रहे हैं घूम स्टेशन। कौन सा है? घूम स्टेशन इसको हम बोलते हैं। तो जो घूम स्टेशन है कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की हिमालयन पहाड़ियों में एक घूम स्टेशन है, जो कि भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है। ये जो रेलवे स्टेशन है ये भारत में सबसे ऊंचाई पे बना हुआ। हम जब भी जाते हैं ना तो स्टेशन पे लिखा रहता है ना समुद्र तल से ऊंचाई, तो इसकी जो ऊंचाई है वो समुद्र तल से सबसे ज्यादा है। तो एक और इससे क्वेश्चन एक रिलेटेड आता है कि सबसे ऊंची रेलवे लाइन कौन सी है? भाई हमने देख लिया स्टेशन तो ये बना हुआ है, लेकिन रेलवे लाइन कौन सी है? तो रेलवे लाइन कहाँ पे है? वर्तमान में जो सबसे ऊंची है वो है चिंघई, चिंघई रेलवे लाइन, जो कि तिब्बत में है। कहाँ पे है? तिब्बत रेल लाइन जो है चिंघई, वो जो है ना सबसे ऊंची रेलवे लाइन है। और भारत क्या कर रहा है? भारत में एक और नई परियोजना चल रही है, जिसमें भारत क्या कर रहा है? बिलासपुर, उसके बाद ये जाएगा मनाली, और मनाली के बाद लेह, मनाली और लेह परियोजना एक चल रही है। इस परियोजना के अंतर्गत जो रेल लाइन डलेगी ना वो सबसे ऊंची रेल लाइन होगी। क्या होगा? ये सबसे दुनिया की सबसे ऊंची रेलवे लाइन ये बनने वाली है। अभी बनी नहीं है, लेकिन ये बनने वाली है। वर्तमान में जो चिंगई है वो है, अभी जो बनने वाली है वो कौन सी है? बिलासपुर मनाली लेह रेलवे लाइन जो है ना वो विश्व की सबसे ऊंची रेलवे लाइन होगी। और सबसे ऊंचा स्टेशन देखा जाए भारत का तो कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की हिमालयन पहाड़ियों में एक घूम रेलवे स्टेशन है। तो वो भारत का सबसे ऊंचाई वाला रेलवे स्टेशन है। अगला हमारा क्वेश्चन है पर्यावरण आंदोलन। पर्यावरण आंदोलन वृक्षों की कटाई को यहाँ से है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पर्यावरण आंदोलन वृक्षों की कटाई को रोकने से सीधा संबंधित है? हम सब जानते हैं कौन सा है? चिपको आंदोलन है। कौन सा आंदोलन है? चिपको आंदोलन है। इस आंदोलन की एक खासियत क्या थी? ये एक अहिंसक आंदोलन था। कैसा आंदोलन था? अहिंसक आंदोलन। मतलब इस आंदोलन में किसी भी तरह की हिंसा नहीं हुई थी। इसमें लोग क्या कर रहे थे? ये हम फोटो में देख पा रहे हैं, ये पेड़ है, पेड़ में ये महिलाएं चिपकी हुई हैं। मतलब अगर कोई पेड़ काटने आएगा तो ये महिलाएं कैसी थी? उससे चिपक गई थी। तो ये इसके लिए इसको क्या कहते हैं? हम चिपकू आंदोलन कहते हैं। और इसकी एक खासियत थी, वैसे आंदोलन होते हैं तो क्या होता है? कुछ हिंसा जरूर हमें थोड़ी बहुत तो देखने मिलती है। तो लेकिन ये कैसा आंदोलन था? ये अहिंसक आंदोलन था। इसमें किसी भी तरह की हिंसा नहीं हुई। लोगों ने क्या किया? पेड़ों को बचाने के लिए महिलाएं क्या कर रही थी? पेड़ों से जाके चिपक रही थी। तो ये एक अहिंसक आंदोलन था। और ये कब हुआ था? ये हुआ था सन 1973 में। 1973 में पर्यावरण को बचाने के लिए, पेड़ों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन हुआ था, जो कि अहिंसक आंदोलन था। और इस आंदोलन को शुरुआत किसने की थी? तो वो की थी सुंदरलाल। किसने की थी? सुंदरलाल बहुगुणा। ये इन्होंने बहुत ही सुंदर काम किया था, जो पेड़ों को बचाया और बहुत ही अहिंसक तरीके से बचाया। तो सुंदरलाल बहुगुणा ने 1973 में इसकी शुरुआत की थी। और चिपको आंदोलन क्या था? पेड़ों और पर्यावरण को बचाने के लिए था, और जो कि एक अहिंसक आंदोलन था। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य को नेपाल देश का संस्थापक कहा जाता है? नेपाल देश का संस्थापक कौन था भाई? ऑप्शन है हमारे पास महेंद्र वीर विक्रम शाहदेव, या फिर त्रिभुवन वीर विक्रम शाह, या फिर पृथ्वी नारायण शाह, या फिर राणा बहादुर शाह। तो जो नेपाल देश के संस्थापक थे वो कौन थे? वो थे पृथ्वी नारायण शाह। तो पृथ्वी नारायण शाह ने क्या किया था? इन्होंने नेपाल की स्थापना की थी। इन्होंने क्या किया था? ये एक गोरखा राजा थे। जैसे नेपाल से वो चलते हैं ना, सैनिक आते हैं, गोरखा सैनिक कहाँ से आते हैं? एक गोरखा रेजिमेंट है, वो सैनिक कहाँ से आते हैं? वो नेपाल से आते हैं। तो ये कैसे थे? एक गोरखा राजा थे। और इन्होंने क्या किया था? इन्होंने नेपाल की स्थापना की थी। इन्होंने क्या किया था? हिंदू नेपाल अधिराज्य की स्थापना। तो इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? नेपाल देश का संस्थापक इन्हें कहा जाता है। और ये इनका एक बहुत पुरानी पेंटिंग है। फोटो तो उस समय पे थे नहीं, तो ये इनकी पेंटिंग है। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1782
1722 में। 1722 में इनका जन्म हुआ था। पृथ्वी नारायण शाह, और इन्हें नेपाल देश का संस्थापक माना जाता है। ये एक गोरखा राजा थे। कैसे राजा थे? गोरखा। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा गोवा का एक क्षेत्रीय संगीत है? हम गोवा को किस लिए जानते हैं? गोवा को जानते हैं हम बीचेस के लिए, एक पर्यटक स्थल के लिए हम जानते हैं, लेकिन यहाँ का एक क्षेत्रीय संगीत भी है। वो कौन सा है? ऑप्शन है हमारे पास सोहर, पंडवानी, मांडो या फिर लोटिया। तो मांडो नामक जो संगीत है, कौन सा है? मांडो नामक संगीत जो है वो कहाँ का है? वो है गोवा का। गोवा का क्या है? एक क्षेत्रीय संगीत है। और गोवा में क्या रहा है? शुरू से ही ये एक पर्यटक स्थल रहा है। गोवा में विदेशी सैलानियों का आना जाना बहुत रहा है। तो ये जो क्षेत्रीय संगीत है ये बहुत पुराना नहीं है। ये लगभग ये 1920वीं सदी में ही इसका जन्म हुआ था। लगभग 19वीं सदी में इसका जन्म हुआ था। और इस जो ये जो संगीत है इसमें हमें पश्चिमी सभ्यता देखने मिलती है। मतलब पश्चिमी जो म्यूजिशियन है, मतलब ये संगीत प्योर भारतीय आप इसको नहीं कह सकते। इसमें क्या है? इसमें भारत और पश्चिमी संगीत का एक सुंदर मिश्रण हमें देखने मिलता है। तो ये क्या है? गोवा का क्षेत्रीय संगीत है। क्षेत्रीय से मतलब उसी क्षेत्र में चलता है, ये और कहीं देखने हमें नहीं मिलता। इसको क्या बोलते हैं? हम मांडो बोलते हैं। इसका ये जन्म कब हुआ? ये संगीत मतलब कब प्रचलन में आया? ये 19वीं और 20वीं सदी में ये प्रचलन में आया। अगला हमारा क्वेश्चन है, लोकसभा के सदस्यों में से, इसमें क्वेश्चन में है लोकसभा के जो है ना 552 सदस्य में से, 552 सदस्य में से कितने सदस्य जो है ना राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं? भाई टोटल तो 552 है। अभी वर्तमान में कितने होते हैं? वर्तमान में होते हैं 550 सदस्य होते हैं वर्तमान में। अब मैं बताता हूँ कहाँ कहाँ पे कौन कौन से बढ़ चुके हैं। तो लोकसभा के 552 सदस्यों में से कितने सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं? ऑप्शन है हमारे पास 550 करते हैं, 530 करते हैं, 520 या 540। तो 530 जो सदस्य होते हैं, 530 सदस्य क्या करते हैं? ये करते हैं राज्यों का प्रतिनिधित्व। अब इसमें से हम देख रहे हैं कि बचे कितने? भाई टोटल 552 होते हैं, अभी वर्तमान में 550 होते हैं। 530 राज्यों का करते हैं, 20 जो होते हैं 20 क्या करते हैं? केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। किसका करते हैं? 20 करते हैं केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और बचे दो, तो ये दो जो होते हैं ना, ये आते हैं एंग्लो इंडियन समुदाय के होते हैं। किसके होते हैं? एंग्लो इंडियन समुदाय। दो जो है वो कौन से होते हैं? वो होते हैं एंग्लो इंडियन समुदाय के। ये अब बंद हो गया है। 104वां जो संशोधन हुआ संविधान के 104वें संशोधन में, ये दो जो थी ना सीटें आरक्षित, इन सीटों को हटा दिया गया। तो कुल मिला के कितने बचे? 550 ही अब लोकसभा के सदस्य होते हैं, जिसमें से 530 किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? राज्यों का। बचे 20 केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एंथ्यूरियम उत्सव मनाया जाता है। एंथ्यूरियम क्या होता है? एंथ्यूरियम एक फ्लावर होता है। एंथ्यूरियम जो है ना, एक ये फ्लावर यहाँ पे जो फोटो लगा हुआ है ये आप देख पा रहे हैं, ये क्या है? एक एंथ्यूरियम फ्लावर है। एंथ्यूरियम प्लांट है जिसको फ्लावर है। एंथ्यूरियम उत्सव जो वो कहाँ मनाया जाता है वो हमसे देखना है। तो एंथ्यूरियम जो नाम है ना वो फ्लावर के नाम से आया है। किसके नाम से आया है? एंथ्यूरियम एक फ्लावर के नाम से आया है। तो ये कहाँ पे मनाया जाता है एंथ्यूरियम उत्सव? ये मनाया जाता है, ऑप्शन है हमारे पास नागालैंड में, मिजोरम में, या फिर मणिपुर, या फिर आसाम। तो एंथूरियम जो है वो कहाँ मनाया जाता है? वो मिजोरम में मनाया जाता है। कहाँ पे मनाया जाता है? मिजोरम में। और एंथूरियम एक प्लांट होता है, उसके नाम पे इस उत्सव का नाम रखा गया। इसमें क्या करते हैं? महिलाएं कपड़े पहन के, वहां का जो कल्चर है वैसे कपड़े पहन के डांस करते हैं। और ये क्यों किया जाता है? ये उत्सव क्यों मनाया जाता है? ये मनाया जाता है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। किस लिए मनाया जाता है? पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए।
भाई लोग कहाँ पे जाएंगे? जहाँ पे अच्छे अच्छे प्रोग्राम होंगे, अच्छा कुछ देखने मिलेगा, कल्चर देखने मिलेगा, तो वहां पे लोग ज्यादा जाएंगे। तो मिजोरम के लोग क्या करते हैं, एक एंथुरियम उत्सव मनाते हैं जिसमें वो वहाँ के कल्चर जो भी है कपड़े पहन के वहां पे डांस करते हैं। तो ये क्या है, एंथुरियम एक प्लांट से रिलेटेड है, प्लांट एंथुरियम प्लांट होता है, उसी से उन्होंने उनका नाम लिया है। तो मिजोरम में क्या है, 3 प्रसिद्ध त्योहार मनाए जाते हैं। एक तो ये उत्सव है, ये किस किस रिलेटेड है, ये है पर्यटन, ये हो गया पर्यटन के लिए। अब मिजोरम के क्या है, मुख्य कुछ त्योहार हैं। एक त्योहार है वहां का चपाचर कुट। कौन सा त्योहार है? चपाचर कुट जो है ना, मिजोरम में मनाया जाता है। दूसरा मनाया जाता है पावल कुट। कौन सा मनाया जाता है? पावल कुट। और तीसरा मनाया जाता है मीम कुट। तो ये 3 त्योहार जो है ना, कहाँ से रिलेटेड है? इसमें से कुछ भी हमसे पूछा जाता है कि चपाचर कुट या फिर पावल कुट या फिर भीम कुट, ये त्योहार कहाँ से रिलेटेड है? तो ये तीनों मिजोरम से रिलेटेड है। और एंथुरियम जो है वो शब्द कहाँ से लिया है? तो वो एक प्लांट है, एंथुरियम फूल लगते हैं जिसमें। और एंथुरियम मिजोरम में एक उत्सव है जो कि पर्यटन को लुभाने के लिए वहां पे मनाते हैं। और ये तीनों त्योहार भी मिजोरम के मुख्य त्योहार है। अगला हमारा क्वेश्चन है, यूरोपा किसका प्राकृतिक उपग्रह है? प्राकृतिक उपग्रह से मतलब क्या है? ये एक नेचुरली है, मतलब इसको आर्टिफिशियल बनाया नहीं है किसी ने, ये एक नेचुरली उपग्रह है। तो ये किसका उपग्रह है? हमारे पास ऑप्शन है शनि का है, या फिर यूरेनस का है, या फिर बृहस्पति का, या मंगल का। तो हम ये देख पा रहे हैं ये कौन सा है, ये कौन सा ग्रह है? तो ये है बृहस्पति। कौन सा है? बृहस्पति है। बृहस्पति के, पृथ्वी के हमारे कितने चंद्रमा है? पृथ्वी के कितने हैं? एक ही चंद्रमा है, या फिर एक ही उपग्रह है नेचुरल जो हम बोलते हैं, तो एक ही है। लेकिन बृहस्पति के कितने हैं? बृहस्पति के हैं 79, मतलब 79 चंद्रमा है बृहस्पति के पास, जिनमें से ये कौन सा है? जो यूरोपा जो हम देख रहे हैं ना, यूरोपा कौन सा है? ये 6वें नंबर का, मतलब उसके पास से देखें ना तो ये 6वें नंबर का सबसे निकटतम उपग्रह है। तो किसका है यूरोपा, किसका प्राकृतिक उपग्रह है? तो बृहस्पति का एक प्राकृतिक उपग्रह है। बृहस्पति के 79 उपग्रह हैं, वो हम बोलते हैं ज्ञात उपग्रह। इसके अलावा भी और हो सकते हैं, लेकिन अभी तक 79 क्या है? ज्ञात उपग्रह है, जिसमें से यूरोपा जो है ना सबसे निकटतम, उसका कौन सा है? 6वां सबसे निकटतम है। और इसकी एक और खासियत है, ये जितने भी उपग्रह हैं, जितने भी उपग्रह हैं सौरमंडल के, उसमें से 6वां सबसे बड़ा उपग्रह है। 6वां सबसे बड़ा। एक तो क्या है, बृहस्पति का निकटतम 6वां है, और दूसरा जितने भी उपग्रह हैं उसमें 6वां सबसे बड़ा है। और बृहस्पति के कितने उपग्रह हैं? तो 79। यूरोपा किसका प्राकृतिक उपग्रह है? तो बृहस्पति का प्राकृतिक उपग्रह है यूरोपा। अगला हमारा क्वेश्चन है, एलईडी का पूर्ण रूप क्या है? एलईडी से आपने देखे होंगे, हम बचपन में बहुत लाइट जलाते थे इस टाइप की बैटरी में लगा लगा के। तो ये क्या होते हैं? यही होते हैं एलईडी, रंग बिरंगी लाइट जो हम जलाते घूमते थे, तो यही है एलईडी। तो हमसे पूछा गया है कि एलईडी का पूर्ण रूप या एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये क्या करते हैं, नीली पीली लाइट को बाहर निकालते हैं, मतलब इमिटिंग करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? लाइट इमिटिंग डायोड। डायोड हम समझते हैं, डायोड क्या होता है? डायोड हमने देखा होगा, जो कंप्यूटर की प्लेट या मोबाइल की या फिर म्यूजिक प्लेट कुछ भी होती है, तो उस पर कुछ सेल टाइप के लगे होते हैं, मतलब ये जो बना है ना, इसी तरह के सेल उस पे लगे रहते हैं, जुड़े रहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डायोड। तो ये क्या है, ये कैसा डायोड है? ये लाइट इमिटिंग डायोड है। लाइट मतलब होती है लाइट, या फिर जो भी हम बोलते हैं हिंदी में उसको बोलेंगे लाइट वगैरह जो भी है। इमिटिंग मतलब क्या होता है? किसी चीज को बाहर फेंकना, इमिटिंग। तो लाइट इमिटिंग डायोड मतलब ये लाइट को बाहर फेंकने वाले डायोड होते हैं। तो तुमने देखे होंगे जो म्यूजिक सिस्टम या फिर कंप्यूटर की प्लेट में लगे होते हैं डायोड, तो उनको भी हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं डायोड। तो ये कैसे हैं? ये लाइट इमिटिंग डायोड है, मतलब लाइट को बाहर निकालने वाले डायोड को ही एलईडी या फिर लाइट इमिटिंग डायोड हम इसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा
कोलकाता में या कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। अभी तो सर्वोच्च न्यायालय है ही, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो पहला तो क्वेश्चन में ये कौन चीज है कि कलकत्ता में की गई थी। कौन से सन में की गई थी ये हमें बताना है। ऑप्शन है हमारे पास 1734 में, 1890 में, 1850 या फिर 1773। तो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 1773 में कलकत्ता के अंदर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। ये क्या था, उस समय का ब्रिटिश जो थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने एक सर्वोच्च न्यायालय उनके लिए बनाया था, जहां पे जो भी केस वगैरह होते थे वो चलते रहते थे। तो ये कब हुआ था? ये 1773 में कलकत्ता में उन्होंने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, अमेरिकी वैज्ञानिक एडविन हबल का नाम निम्न में से किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन है हमारे पास लैटिस गेज सिद्धांत, या फिर क्वांटम थर्मोडायनेमिक्स, या फिर आशंत संबंध प्रकाश का सिद्धांत, या फिर बिग बैंग सिद्धांत। तो जो अमेरिकी वैज्ञानिक थे कौन से? एडविन हबल। तो ये क्या कर रहे थे? 1929 में एक खोज कर रहे थे। 1929 में एक खोज कर रहे थे। तो उन्होंने खोज के दौरान अंतरिक्ष में क्या देखा कि सारे जितने भी उपग्रह हैं, ग्रह हैं, आकाश गंगाएं, आकाशीय पिंड क्या है, कुछ आकाश गंगाएं उन्हें दिखी और कुछ क्या दिखे उन्हें? आकाशीय पिंड। आकाशीय पिंड इन्होंने देखे और इन्होंने देखा ये सारी चीजें आपस में क्या हो रहा है? आपस में दूर जा रहे हैं, मतलब एक दूसरे से दूर भगते जा रहे हैं, ये इन्होंने देखा। ये एक बहुत ही आश्चर्यजनक खोज थी उस समय पे। कब की थी? 1929 में हुई थी। 1929 में इन्होंने देखा कि कुछ आकाशगंगा और आकाशीय पिंड एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो इस सिद्धांत को उन्होंने क्या कहा? बिग बैंग सिद्धांत दिया। ये किससे रिलेटेड है? तो ये एडविन हबल से रिलेटेड है। एडविन हबल ने क्या देखा 1929 में अपनी खोज के दौरान कि सभी आकाशगंगाएं और जो आकाशीय पिंड हैं वो क्या कर रहे हैं? तेजी से एक दूसरे से दूर जा रहा है। और जो ब्रह्मांड है उसका क्या हो रहा है? जब दूर जाएंगे तो फैलेंगे, तो क्या होगा? उसका विस्तार होगा। तो इनका क्या हो रहा था? विस्तार हो रहा था। तो ये क्या था? इस थ्योरी का नाम उन्होंने क्या दे दिया? बिग बैंग थ्योरी। मतलब बिग मतलब बड़ा, बैंग मतलब एक विस्फोटक, मतलब एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार के जीव में स्वपोषी पोषण, तो निम्न में से किस प्रकार के जीव में स्वपोषी पोषण पाया जाता है? स्वपोषी से क्या होता है? अपना भोजन जो स्वयं बनाते हैं। तो ऑप्शन है हमारे पास कवक, विषाणु, या फिर प्रोटोजोआ, या फिर जीवाणु। तो जो स्वपोषी होते हैं वो कौन से क्या होते हैं? वो जीवाणु होते हैं। वो सभी जीवाणु नहीं होते, इनमें से भी कुछ जीवाणु होते हैं। मतलब हम इसको पढ़ के ये नहीं बोल सकते कि सारे जीवाणु स्वपोषी होते हैं। हाँ, ये बोल सकते हैं कि कुछ जीवाणु स्वपोषी होते हैं। तो जीवाणु क्या करते हैं? प्रकाशीय ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा, प्रकाशिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, या फिर कार्बनिक ऊर्जा को मिलाकर क्या बनाते हैं? अपना एक भोजन बनाते हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं? स्वपोषी पोषण इनमें होता है, या स्वपोषी जीवाणु हम बोलते हैं। पौधे क्या करते हैं? पौधे जैसा ही फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण टाइप ये करते हैं। तो पौधे क्या करते हैं? पौधे लेते हैं क्या? प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, इनको मिला के करते हैं। लेकिन बैक्टीरिया क्या करते हैं? प्रकाशीय ऊर्जा लेंगे और एक रासायनिक ऊर्जा, कुछ इनके अंदर कुछ केमिकल्स पाए जाते हैं। इस टाइप के ग्रीन टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। ये जो आपको दिख रहे हैं ये बैक्टीरियल सेल है। ये कैसे बैक्टीरिया? कैसे? सिंगल सेल होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं। तो जो प्रकाशिक ऊर्जा और इनके अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं वो रासायनिक ऊर्जा को मिला के क्या करते हैं? अपना भोजन बनाते हैं। तो इसलिए इनको क्या कहते हैं? हम स्वपोषी जीवाणु कहते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, लॉरेंज वक्र, लॉरेंज वक्र या लॉरेंज कर्व। लॉरेंज कर्व ये क्या है? कर्व हम बोलते हैं ये इस तरह से ग्राफ में जो बनती है ना कर्व, ये कर्व। तो लॉरेंज कर्व या लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है?
ऑप्शन है हमारे पास रोजगार दर को दर्शाता है, या फिर कर योग्य आय लॉज, इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं टैक्सेबल इनकम या इलास्टिसिटी, या फिर किसी वस्तु की कीमत और उसकी मांग के बीच संबंध, या फिर आय वितरण। तो जो लॉरेंज कर्व या लॉरेंज वक्र जो है वो आय वितरण को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? आय वितरण को ये दर्शाता है। इसमें क्या करते हैं, व्यक्तिगत आय और एक पारिवारिक आय के बीच एक आंकड़ा हम ग्राफ के द्वारा इसमें हम समझाते हैं। तो हमसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि लॉरेंज कर्व किसको दर्शाता है? तो आय वितरण को दर्शाता है, जिसमें हम क्या करते हैं, एक व्यक्तिगत आय और एक पारिवारिक आय के आंकड़ों को हम दर्शाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, वित्त मंत्री ने भारत की आजादी के 75 साल से लेकर 100 साल तक अमृत काल, अभी जो चल रहा है ना आजादी का अमृत महोत्सव, उस काल के अंतर्गत उन्होंने कितनी सरकारी प्राथमिकताओं को सूचीबद्ध किया है? भाई उन्होंने काम तो बहुत सारे करना है, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो बहुत प्राथमिक लिए गए हैं। तो कितने जो हैं जो सरकारी प्राथमिकताओं को सूचीबद्ध किया है? तो ऑप्शन है हमारे पास 2, 4, 3 या 5। तो 4 प्राथमिक कार्य ऐसे हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं। इसमें क्या है, इसमें 4 कौन कौन से अमृत काल में? एक तो क्या है, पहला जो है वो कौन सा है, वो है पीएम गति शक्ति। ठीक है, कौन सा है? पीएम गति शक्ति। दूसरा कौन सा है? दूसरा है अपना समावेशी विकास। दूसरा कौन सा है? समावेशी विकास। तीसरा कौन सा है? वो है उत्पादकता वृद्धि। उत्पादकता वृद्धि। इसी के साथ तीसरे में जो है ना बहुत सारी प्राथमिकता है। क्या है? उत्पादकता वृद्धि और निवेश। इसमें निवेश भी है और उत्पादकता वृद्धि भी, सनराइज अपॉर्चुनिटी, ऊर्जा परिवर्तन काल आदि इसमें लिए गए। और चौथा कौन सा है? वो है निवेश का वित्त पोषण। कौन सा है? निवेश का वित्त पोषण। तो हमसे पूछा गया क्वेश्चन में, वित्त मंत्री ने भारत की आजादी को 75 साल से लेकर 100 साल तक जो अमृत काल के लिए कितनी सरकारी प्राथमिकताओं को सूचीबद्ध किया है? तो कितनी प्राथमिकताओं को? 4 प्राथमिकताओं को सूचीबद्ध किया है। कौन कौन सी? पीएम गति शक्ति, दूसरा समावेशी विकास, तीसरा जो है उत्पादकता वृद्धि और निवेश, और चौथा क्या है? निवेश और वित्त पोषण। जो अमृत काल में ये 4 प्राथमिकताएं हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, हार्पर कॉलिंस इंडिया द्वारा प्रकाशित पुस्तक द इम्पोर्टल किंग राव के लेखक कौन है? हार्पर कॉलिंस इंडिया द्वारा प्रकाशित कहां से है? हार्पर कॉलिंस इंडिया द्वारा पुस्तक कौन सी है? द इम्पोर्टल किंग राव। तो इसके जो लेखक हैं वो कौन से हैं? वो है मोहिनी बारा। हिंदी में लिख देता हूं मैं यहाँ पे, वो है मोहिनी बारा। कौन से हैं? मोहिनी बारा है। ये जो है पुस्तक, ये कब रिलीज हुई थी? ये हुई थी 3 मई 2022। 3 मई 2022 को ये भारत और अमेरिका में ये बुक का विमोचन किया गया था। कहां कहां किया गया था? भारत और अमेरिका में इसका विमोचन किया गया था। इस पुस्तक में क्या बताया गया है? इस पुस्तक में जो एक समय के बारे में बताया गया है। 1950 में जो है ना, 1950 से ये पुस्तक मतलब बताती है कि 1950 में भारत में दक्षिण में क्या होता है? नारियल होते हैं। तो नारियल के खेतों से लेके वर्तमान में जो अमेरिका का आधुनिक वैश्विक विकास चल रहा है, उस समय तक की इसमें व्याख्या की गई है। तो इसके लेखक कौन से हैं? मोहिनी बारा इसके लेखक।